करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जिक्र करेंगे मेरे बेटे नस्ट के डे 7 पे यानी कि 28 नवंबर को, जो कि एमसीक्यूज देखे गए ज्यादातर फिजिक्स के पेपर में, जो कि स्टूडेंट्स ने आके हमारे पास हमें रिपोर्ट भी किया, हमें बताया भी कि किस तरह के उनके एग्जाम हुआ आज का। और आज मैं आपको बताता चलूं, जितने भी बच्चों ने मेरे बेटे पीकेएम एंड मैथफ्लेक्स के स्टूडेंट्स ने, हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया जाके, उनका काफी पॉजिटिव फीडबैक रहा। उन्होंने काफी आपके पास इस चीज का जिक्र किया कि भाई उनकी जो तैयारी थी, उनकी एफएलपीज और उनकी वीकली टेस्ट के थ्रू जो तैयारी करवाई गई थी, उसके अंदर से उनको काफी हेल्प हुई और उसी जैसे कॉन्सेप्ट्स उनको एग्जैक्टली पेपर में देखने को भी मिले। एनीवेज, आओ जरा स्टार्ट करते हैं कि भाई किस तरह के सवाल हमें देखने को ज्यादा आज मिले। कह रहे क्वेश्चन नंबर 1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सुपर इम्पोज्ड, इनमें से कौन सी ऐसी चीजें जिसको सुपर इम्पोज किया जा सकता है। ए अल्फा पार्टिकल्स, बी बीटा पार्टिकल्स, सी गामा रेज। तो मेरे बेटे पहले तो ये समझ लो, ये जो वर्ड है ना सुपर इम्पोज आपके पास, दिस इज प्योरली यूज फॉर वेव्स। जब वेव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं हमारे पास, जो कि रिजल्ट करती हैं या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर आपके पास, तो इसको हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब सुपरपोजिशन जो है वो प्योरली फंक्शन ही किसका है, वेव्स का है सर। अगर वो प्योरली फंक्शन ही वेव्स का है तो वो पार्टिकल या मैटर से तो रिलेट ही नहीं कर सकता, और अगर पार्टिकल या मैटर से रिलेट नहीं कर सकता तो अल्फा इज अ पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियाई, बीटा इज अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स होते ही है। तो इनमें से जो वेव्स बची वो सिर्फ कौन सी हो गई हमारे पास, ऑप्शन सी गैमा रेज। तो गैमा रेज आर वन ऑफ दोज रेज जो कि आपके पास सुपर इंपोज की जा सकती हैं, या गैमा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनके साथ सुपरपोजिशन परफॉर्म की जा सकती है आपके पास, या इंटरफेरेंस देखी जा सकती है हमारे पास। ठीक है, तो आओ आगे देखते हैं और क्या भाई नस्ट वालों ने हम लोगों के लिए सवाल दिया आज। कह रहे इफ टू इनपुट्स ऑफ अ लॉजिक गेट आर 1 and 1 एंड द आउटपुट इज 1, इनपुट भी 1 है दोनों, आउटपुट भी 1 आ रहा है, तो कौन सा गेट है ये। आओ चेक करते हैं ऑप्शन के साथ साथ। भाई इनपुट क्या है हमारे पास, 1 and 1। पहले ऑप्शन में कह रहे हैं और, ठीक है, पहले ऑप्शन में क्या कह रहे हैं और। देखो भैया आपके पास ये जो और वाला फंक्शन होता है ना हमारे पास, और का मतलब होता है आपके पास आसान जबान में प्लस। ठीक है, तो 1 + 1 इन लॉजिक गेट्स इज एक्चुअली 1, यानी कि अगर दोनों सर्किट्स ऑन होंगे तो फाइनल सर्किट भी ऑन ही होगा हमारे पास। तो सर ये तो और में ही आ गया आंसर हमारे पास। सिंपली जब और में ही आ गया तो मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑल ऑफ दिस कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए और गेट आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं आपके पास। 3 कह रहे हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है जो कि एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये तो सर हमें पहले से पता है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, और जब वो रिवॉल्व करता है तो बोहर भैया ने बताया था कि ना वो एनर्जी निकालता है ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। कब तक, जब तक उतनी एनर्जी ना दे दो जितनी दो लेवल्स का डिफरेंस है, तब तक वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और ट्रांजिशन कुछ नहीं होगी। तो ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, ए कह रहा है इट मूव्स अवे ड्यू टू रिपल्शन। है पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये कैसी बात हो गई, ये तो गलत बात है सर, काटे इसको। बी इट रिमेन्स बाउंड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव दे आर ऑपोजिट चार्जेस एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से मेरे बेटे ये जो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है आपके पास, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करके रखता है अपने पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे बाउंड रहते हैं, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी इट रिमेन्स बाउंड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अच्छा जी, और क्या दिया नस्ट वालों ने आज के पेपर में, देखते हैं भाई। क्वेश्चन 4 कह रहे हैं अ कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 10 फेरेड्स। अच्छा सर, कैपेसिटेंस का मतलब सी की वैल्यू पता लग गई, एंड अ चार्ज ऑफ 5 कूलम। चार्ज का मतलब सर क्यू की वैल्यू पता लग गई। कह रहे हैं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अरे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपने, सिंपल सर। चार्ज जो होता है किसी भी कैपेसिटर में स्टोर्ड, दैट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज। इफ यू हैव टू फाइंड आउट वोल्टेज, देन वोल्टेज विल बी चार्ज ओवर कैपेसिटेंस। चार्ज इज 5 कूलम, कैपेसिटेंस इज 10 फेरेड्स। ठीक है सर, ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया। 0.5 आपके पास वोल्टेज में आंसर आ गया, सॉरी, क्योंकि वोल्टेज निकाला हमने, तो 0.5 वोल्ट विल बी योर फाइनल आंसर है। 0 सर ए में लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए 0.5 वोल्ट। ठीक हो गया। आओ देखते हैं अगले सवालों में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है। भाई नस ने आज एक और सवाल दिया, बड़ा बच्चों वाला सवाल, बहुत बेसिक सा सवाल। ये तो बच्चा जो 9 क्लास की केमिस्ट्री भी पढ़ गया है वो भी दे सकता है इसका जवाब। कह रहे इफ द एटॉमिक नंबर इज जेड, अगर एटॉमिक नंबर जेड है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एटॉमिक नंबर सर, एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। ठीक है, इज दैट
एंड द मास नंबर इज ए, व्हाट इज मास नंबर सर? नाउ मास नंबर का मतलब होता है हाउ मेनी प्रोटॉन्स प्लस हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक हो गया। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो भैया याद रखनी है एक बात, एक एटम हमेशा आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। पता है क्यों होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इट हैज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन इट। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सवाल कह रहा है एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कितने हैं? Z। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? Z ही तो होंगे यार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए हो जाएगा सर, Z। सही है भाई। आओ नस्ट वालों से और देखते हैं भाई क्या आपके पास देखा जा सकता है इनके पास। कह रहे हैं व्हाट डिटरमाइंस द बिहेवियर ऑफ वेव्स। इनमें से वेव का बिहेवियर कौन बताता है? क्या फ्रीक्वेंसी बताती है सर? देखें अगर हम साउंड वेव्स की बात करेंगे ना बेटा, तो फ्रीक्वेंसी हमें बताती है आपके पास कि व्हाट इज द पिच ऑफ द साउंड। साउंड कितना श्रिल है या साउंड कितना ग्रेव है। तो वेव्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी की नीड होती है। सिमिलरली वेवलेंथ, इफ वी टॉक अबाउट मेरे बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और विजिबल वेव्स, तो वेव्स का जो कलर होता है वो उनकी वेवलेंथ से पता लगता है, व्हिच मींस दैट वेवलेंथ इज यूज्ड टू डिफाइन द वेव इटसेल्फ। वेव को डिफाइन करने के लिए वेवलेंथ की जरूरत हमारे पास पड़ती है। तो इसका मतलब ये भी हो गया सर। अच्छा see amplitude, if you talk about sound then amplitude refers to the loudness of sound, or if you talk about light waves तो amplitude refers to the intensity of the light wave। जिसका मतलब amplitude भी वेव को डिफाइन कर रहा है, उसके बिहेवियर के बारे में हम लोगों को समझाता है कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब सर ये तीनों ही डिफाइन कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सारी की सारी क्या कर रहे हैं आपके पास? वेव के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। सही हो गया। और क्या दिया नस ने सर? बताए ना। ये दिया भाई देखो, कह रहे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हैज एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्रीज, ओके, एंड द लेंथ इज रिड्यूस्ड टू हाफ। एंगल 90 डिग्री रखा हुआ फ्लक्स का, और आपने सॉरी फ्लक्स कह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का दूसरा नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर उसका एंगल 90 डिग्री है और लेंथ को आधा कर दूं सरफेस की, तो फ्लक्स कितना होगा बताओ? करते हैं सर। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सरफेस एरिया एंड कॉस थीटा। अब यहां थीटा की जगह ही अगर मैं आपके पास 90 पुट कर देता हूं तो cos 90 इज 0, which makes the overall flux to be 0। अब तुम लेंथ को आधा करो, डबल करो, 16 गुना करो, अच्छा 1000 गुना कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फ्लक्स 90 डिग्री आ गया तो कितना रहेगा हमारे पास? 0 रहेगा, which will make our correct option to be option A। ऑप्शन ए हमारे पास बन जाएगा फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन, which is 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास फ्लक्स जो है वो 90 डिग्री पे कितना हो जाता है? 0 हो जाता है सर, इसलिए। आओ आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं सर? कह रहे हैं इफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ डिक्रीजेस, अगर अर्थ की डेंसिटी को मैं डिक्रीज कर दूंगा तो क्या होगा? क्या होगा किसके साथ? एस्केप वेलोसिटी के साथ। ये बताना है। देखो एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो मिनिमम वेलोसिटी मुझे चाहिए। किस काम के लिए चाहिए सर? जो अर्थ से बाहर फेंकने के लिए चाहिए। देखो जाहिर सी बात है, अगर मैं अर्थ से बाहर किसी चीज को फेंकना चाहता हूं तो आई हैव टू गिव इट एन ऑप्टिमम वेलोसिटी। ऐसे थोड़ी जा सकती है। देखो ये देखो मैंने फेंका, ये तो वापस आ गया नीचे, ये तो वापस आ गया ना। अगर वापस आ गया इसका मतलब मैंने इतनी स्पीड से नहीं फेंका कि अर्थ की ग्रेविटी को चीरता हुआ बाहर निकल जाए। तो अगर अर्थ की ग्रेविटी को चीरते हुए बाहर निकलना है तो जिस वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा आपको, वो वेलोसिटी कहलाती है एस्केप वेलोसिटी। एंड इन ऑर्डर टू फाइंड दैट एस्केप वेलोसिटी फॉर अ पर्टिकुलर प्लैनेट, वी हैव दिस फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी इज √2gr। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी। सर डेंसिटी का तो ताल्लुक ही नहीं है कोई। अभी बनाते हैं ना, आराम से बनाते हैं। देखो कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। देखो आपके पास ये जो स्मॉल जी होता है, इट इज एक्चुअली इक्वल टू कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्मॉल जी। और इसको यहां पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 कैपिटल जी m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और आगे आ जाएगा एक और r, और ये सब कुछ आ गया रूट में। एक r ने एक r को काटा तो ये बन गया 2gm ओवर r। ये फॉर्मूला भी पढ़ा सर हम लोगों ने, 2gm ओवर r भी, ये भी हमारी बुक्स का पार्ट है, ये तो मैं याद है। अच्छा ठीक हो गया। अगर ये याद है तो आगे के मसान है। Mass is actually equal to density multiplied by volume, and in case of Earth, if Earth is considered to be a uniform sphere, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर स्फीयर का? 4/3 pi r cube। So in terms of mass, I can put this value as well। आउटपुट करते हैं। ठीक हो गया सर, ये हो जाएगा 2g, और मास की जगह क्या आ जाएगा? रो 4/3 pi r cube, और डिवाइड में कौन बचा था हमारे पास? एक r बचा था। एक r ने एक r को काटा, r स्क्वायर बच गया। What is the formula for escape velocity now? Let me write it over here. It has to be 2 into 4, which is 8
पाई रो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, सॉरी एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द अर्थ. ठीक है, सवाल में क्या कह रहे हैं, डेंसिटी कितना कर दी हमने, डिक्रीज कर दी. नाउ यू कैन लुक ओवर हियर, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, राइट. इफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली तो नहीं है ना, ऊपर नीचे तो नहीं आ रहे, डायरेक्टली है. अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अब ये कह रहे हैं अगर अर्थ की डेंसिटी कम करोगे तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सर इंक्रीज नहीं होगी, ऑप्शन बी हो जाएगा डिक्रीज. तो दीज वर सम क्वेश्चंस व्हिच वर थ्रोन इन द टेस्ट ऑफ नस्ट डे 7. ठीक है, नेट 1 के डे 7 में ये एमसीक्यूज देखने को मिले भैया. अब मेरी एक बात समझना, कहने को तो कितना आसान सवाल हो गया, आसान था नहीं, आसान बनाया आपके लिए, आपको समझाने के लिए बताया गया कैसे करना है आपने इसको सॉल्व. ये तमाम चीजें मेरे बेटे हमारे बैच के अंदर आपके पास नॉर्मली पढ़ाई जा रही होती हैं. आपके पास, हमारे पास बैच के अंदर जितने भी टीचर्स हमारे अवेलेबल होते हैं हर सब्जेक्ट के, वो कोशिश यही करते हैं कि आपको हर टॉपिक को इतनी डायमेंशंस के अंदर बता दें कि आपके पास कुछ भी सवाल क्यों ना आ जाए, आप उसको घुमा फिरा के सॉल्व करने के काबिल बन जाओ. ठीक है, और इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कब देखी गई हमारे पास, कि आपके पास अभी जो नेट 1 हमारी चल रही है मेरे बेटे सीरीज, इसके अंदर हमारे अभी तक के जो रिकॉर्डेड हाईएस्ट मार्क्स हैं इन ओवरऑल नेट 1 सीरीज, दे आर 166. हमारे स्टूडेंट है माशाल्लाह से 1.0 बैच के सनी साहब, जिन्होंने 166 मार्क्स सबके पास स्कोर करे. एंड ही इज द फ्रेशर, अभी सेकंड ईयर पढ़ रहे, वो पढ़ते हुए उन्होंने साथ साथ स्कोर करे. और मजे की बात बताऊं, बच्चों के जहनों में एक और मिथ भी होती है कि यार नेट 1 में तो सिर्फ फर्स्ट ईयर का आता है. ऐसा नहीं है भाई. आज की टेस्ट की बात बताऊं तो आपके पास बच्चे मुझे बोल रहे थे सर 70% वाज फ्रॉम सेकंड ईयर, व्हिच क्लियरली मींस दैट कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है नेस्ट के अंदर. नेट 1 में, नेट 2 में, 3 में, 4 में, कहीं से भी कंप्लीट इंटरमीडिएट सिलेबस आएगा. तो आपने अगर नेट की तैयारी करनी है मेरे बेटे कंप्लीट इंटरमीडिएट सिलेबस की ऑल डायमेंशंस के साथ, तो आपके पास सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपके पास एक बेहतरीन मौका है कि आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका पार्ट बन सकते हैं. डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स मौजूद है, वहां से जाके चेक कर लीजिएगा. तब तक हम चलते हैं, नस ने अगला क्या सवाल दिया उसको देखने. तो भाई नस ने अगला क्या सवाल दिया, कह रहे अ पर्सन स्टैंडिंग एट रेस्ट has how many forces acting on him. एक आदमी है भाई हमारा, कोई ये आ गया हमारा आदमी. ठीक है, ये बेचारा रेस्ट में खड़ा हुआ है, जमीन के ऊपर ऐसे खड़ा हुआ है. अगर ये खड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है सर, एक फोर्स तो लाजमी लगेगी हमारे पास, और वो फोर्स होगी ड्यू टू द अर्थ which will attract this body towards its center, a downward force, and we call that force weight of the body. Right? Weight of the body is a force which is actually applied by the first person, the person on the ground. इस आदमी ने इस ग्राउंड के ऊपर जो फोर्स लगाई, जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं जो ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा हूं दैट इज माय वेट. राइट? अब न्यूटन कहते हैं अपने थर्ड लॉ के अंदर कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तुम अगर जमीन पे एक्शन कर रहे हो तो जमीन भी तुम्हारे ऊपर एक रिएक्शन लगाएगी. आओ लगाते हैं. अगर मैंने जमीन के ऊपर एक्शन किया सर, तो जमीन भी मेरे ऊपर क्या करेगी, एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी. एंड दैट रिएक्शन फोर्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद वेट. हो सकता है मेरी लाइनें छोटी बड़ी बन गई हो, बट इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और ओवरऑल फोर्स कितनी हो जाती है, 0, और बॉडी रेस्ट में आ जाती है हमारे पास. अब सवाल क्या था, कितनी लगेंगी भाई? तो सर दिखा तो दिया आपने कि 2 फोर्सेस लग रही है यहाँ पे सर, आपके पास वेट और नॉर्मल रिएक्शन. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 फोर्सेस. नाउ लेट्स मूव ऑन. अगला सवाल देखते हैं नस वालों ने और क्या दिया भाई हम लोगों को सॉल्व करने के लिए. कह रहे इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ अ वेवलेंथ. पाथ डिफरेंस किसके बराबर है, लैम्डा बाय 2 के. देन द 2 पॉइंट्स आर in phase, out of phase, neither in phase or out of phase, both in phase and out of phase. आओ चेक करते हैं. देखो मेरे बेटे भी थोड़ी देर पहले भी मैं सुपरपोजिशन के बारे में बता रहा था. तो देखो इन फेज कौन सी वेव्स होती हैं. अगर फॉर एग्जांपल सम वेव्स आर लाइक दैट कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट सुपर इंपोज हो जाए और ट्रफ के ऊपर ट्रफ सुपरपोज हो जाए, तो आपके पास इन्हें कहा जाता है कि दीज काइंड ऑफ वेव्स आर इन फेज. ये इन फेज है क्योंकि इनका एक एक पॉइंट की जो वेरिएशन है वो साथ साथ मूव कर रही है. या जहां पे क्रस्ट है वहां पे क्रस्ट लाई कर रहा है, जहां पे ट्रफ है वहां ट्रफ लाई कर रहा है. इसका अगर मैं ऑपोजिट कर दूं, ऑपोजिट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा भैया, देखो ऑपोजिट कर देंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा सर, क्रस्ट पे ट्रफ आ जाएगा. ऐसे केस में हम कहते हैं कि ये आउट ऑफ फेज हो चुकी हैं. इस केस में क्या है, इन फेज है. इस केस में क्या है, आउट ऑफ फेज है. इन फेज में होने के लिए दोनों के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए, या लैम्डा होना चाहिए, या 2 लैम्डा होना चाहिए हमारे पास. और अगर आउट ऑफ फेज की बात करेंगे तो इनके दरमियान अगर आप देखें तो पाथ डिफरेंस कितना नजर आ रहा है सर आपको, आधी वेव है, विच मींस लैम्डा बाय 2. तो या तो हाफ लैम्डा होगा, या 3/2 लैम्डा होगा, या 5/2 लैम्डा होगा. इस तरह से हमारे पास आउट ऑफ फेज के लिए कंडीशन चलती है. फिर सवाल क्या कह रहा है, सिर्फ लैम्डा बाय 2 है.
तो क्या हो जाएगा सर, आउट ऑफ फेज हो जाएगा, जिसका मतलब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, आउट ऑफ फेज। सही है सर। नस तो आसान दे रहा सवाल, आसान दे जरूर रहा है, लेकिन आसान आपके लिए बनाए जा रहे हैं आपको समझा के, ठीक है। इस सवाल में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ एम्पलीट्यूड इज हाफ्ड, अगर एम्पलीट्यूड को मैं क्या कर दूं, आधा कर दूं, फिर क्या होगा। अच्छा सर देखते हैं क्या होगा। ए, टाइम पीरियड डबल हो जाएगा क्या, अरे सबर सबर, सिंपल हार्मोनिक मोशन में सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। क्लियरली कहीं एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा एम्पलीट्यूड, खत्म बात। तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी, एनर्जी बिकम्स 1/4, चेक करते हैं। एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, वेयर एक्स नॉट इज द एम्पलीट्यूड, एक्स नॉट इज द एम्पलीट्यूड। अब देखो अगर मैं एक्स नॉट को आधा करूंगा तो आधे पे स्क्वायर लगा हुआ है। अरे सर ये तो आप सही कह रहे हैं, एनर्जी ई डैश जो होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स नॉट अपॉन 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा सर आपके पास 1/4। इसको मैं अगर बाहर खींचता हूं तो अंदर हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर रह जाएगा, जो कि ओरिजिनल एनर्जी थी। तो हमारी एनर्जी कितनी छिड़ जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी। सवाल भी क्या यही कह रहा है, जवाब सॉरी, एनर्जी बिकम्स 1/4। यस सर, सो इफ एम्पलीट्यूड इज हाफ तो एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1/4 हो जाएगी। देखो ये ऑप्शन तो डायरेक्टली काट देते हैं, नजर आ रहा है ना एनर्जी 1/4 हो जाएगी, तो एनर्जी का चेंज तो इसका मतलब आ रहा है, ये कह रहा है नहीं आएगा चेंज, एनर्जी चेंज तो ही है। वेलोसिटी वाले को भी एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स नॉट ओमेगा, अगर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी को कंसीडर करते हुए चलता हूं, अगर एम्पलीट्यूड हाफ होता तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी हाफ होती, वो डबल नहीं होती। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक हो गया। तो आपके पास नेक्स्ट में इस तरह के एमसीक्यूज मिलेंगे मेरे बेटे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। अभी तो आसान, अभी तो मैंने बना दिया ना आसान, तो मर लिए तो हो गया, आसान समझ में आ गया क्या आंसर आ रहा है। लेकिन जब इस तरह के ऑप्शन लिखे हुए आते हैं ना, बच्चा सर अबे अब क्या होगा, तो वहां पे काम आती है अगेन फिर मेरे बेटे गाइडेंस, वो गाइडेंस जो थ्रू आउट आपको प्रिपरेशन के साथ जरूरत है, चाहिए, जरूरत है और चाहिए भी है, ताकि उस गाइडेंस को यूज करते हुए आप मेरे बेटे इन जैसे सवालों को अपने लिए आसान बना सको। ठीक है, और इन्हीं के लिए हम लोग कोशिश करते हैं अपने बैच के अंदर मेरे बेटे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको लेसन्स प्रोवाइड करने की, जिसके अंदर हमारे पास मेरे बेटे प्रॉपर एक एक टॉपिक की लाइव क्लास आपको दी जाती है। लाइव क्लासेस के साथ साथ अगर हम देखें तो उसी लाइव क्लास के आपके रिकॉर्डेड सेशंस भी दिए जाते हैं, और जैसे ही आपके पास क्लास कंप्लीट होती है उसके साथ एक प्रैक्टिस शीट आपके सर पे थमा दी जाती है कि ये लो सवाल, और ऐसे नहीं कि 5-7 सवाल, कम से कम भी आपके पास मेरे बेटे 40-50 से कम तो कोई सवाल देते ही नहीं है, हर टॉपिक में इतना सवाल, ताकि प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस कर करके अपने एप्टीट्यूड को इस लेवल पे ले आओ कि अपने पास इजीली मेरे बेटे क्या नस्ट, क्या एनईडी, क्या यूईटी, क्या जीआईके, क्या प्याज, तमाम ईकेट यूनिवर्सिटीज को इजीली क्लियर कर सकते हो फिर आप। ठीक है जी, चलो देखते हैं नस्ट वालों ने और क्या दिया आज हमें। भाई नस्ट वालों ने ये दिया आज हमें, कह रहे हैं इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स चेंजेस फ्रॉम 0 to λ/2, अगर पार्ट डिफरेंस 0 से कहां चला जाए, λ/2 पे चले जाए। सर पार्ट डिफरेंस पे तो इतनी देर से कहानियां कर रहे हैं हम लोग। अगर पार्ट डिफरेंस हमारे पास 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो एंड सो ऑन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, तो इस केस में होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, सिमिलरली अगर पार्ट डिफरेंस हमारे पास हाफ लैम्डा हो, 3/2 लैम्डा हो, 5/2 लैम्डा हो या सो ऑन, ठीक है, इस केस में सर हमारे पास होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब लाइट और लाइट मिलेंगे, एड अप होंगे उनके एम्पलीट्यूड, तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, एक ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लाइट और लाइट एक दूसरे की इंटेंसिटी को कैंसिल कर देंगे, और लाइट जो रोशनी जब खत्म कर देगी तो वहां पे तो अंधेरा बच जाएगा, अंधेरा बच जाएगा आपके पास, तो डार्क फ्रिंज नजर आएगी हम लोगों को। तो यहां क्या होगा सर, 0 से कहां गए, λ/2 पे, 0 पे होते तो ब्राइट फ्रिंज बनती, λ/2 पे क्या बनेगी हमारे पास, डार्क फ्रिंज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट बिकम्स अ ब्राइट, नहीं सर, डार्क फ्रिंज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कि ये क्या बन जाएगी आपके पास, एक डार्क फ्रिंज बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 का हमारे पास इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, एक ऑप्शन बी। चलें देखते हैं फिर आपके पास नर्स वालों ने इसके अलावा इसके बाद हम लोगों को क्या चीज दी और तंग करने के लिए, चेक करते हो। अच्छा भैया कह रहे हैं इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। भैया ये दो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें अक्सर बच्चा आपके पास कंफ्यूज रहता है कि यार इनमें सर फर्क है क्या। देखो काफी देर से मैं इंटरफेरेंस के बारे में तो बताता हुआ आ रहा हूं कि इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है आपके पास, या तो क्रस्ट और क्रस्ट आपके पास सुपरपोज कर रहे हैं, या फिर क्रस्ट और ट्रफ सुपरपोज कर रहे हैं। यानी कि दो वेव जब एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करेंगी तो ही इंटरफेरेंस होगी। इंटरफेरेंस एक वेव से नहीं हो सकती, कम से कम दो वेव्स तो चाहिए आपको इंटरफेरेंस करने के लिए। जबकि डायफ्रैक्शन क्या होती है, इस बात को समझना, एक वेव अगर ट्रेवल करती हुई कहीं से आ रही है,
उसके बीच में कोई आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात समझना, मैंने अपना हाथ ऐसे लगा रख दिया, ऐसे ऐसे लगा रख दिया, मेरी फिंगर्स ओपन है, तो जो मेरी फिंगर्स के दरमियान का गैप है ना, दैट कैन बी एट ऑब्स्ट्रक्शन। अगर तो वेव जो आ रही है उसकी वेवलेंथ मेरे फिंगर्स के गैप से छोटी हुई तो वेव सीधी सीधी निकल जाएगी, कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर तो आपके पास मेरा जो फिंगर साइज का गैप है वो बहुत छोटा हुआ और वेवलेंथ से भी छोटा हो गया, तो वो वेव आपके पास फिर सीधी नहीं निकलेगी, वो बेंड हो जाती है। इस बेंड होने के प्रोसेस को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। और इस छोटी सी ओपनिंग को हर्डल भी कहा जाता है, ऑब्स्टिकल भी कहा जाता है, स्लिट भी कहा जाता है आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब इंटरफेरेंस के लिए तो आपके पास दो वेव्स का होना लाजमी है, जबकि डायफ्रैक्शन एक वेव से भी हो सकती है, एक स्लिट से भी हो सकती है और मल्टीपल स्लिट से भी हो सकती है। तो नाउ इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। ए में क्या कह रहे हैं, इंटरफेरेंस अकर्स बिटवीन टू वेव्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डायफ्रैक्शन अकर्स फ्रॉम वन और मेनी स्लिट्स, एक से भी हो सकती है, मेनी से भी हो सकती है, वही बात जो मैं आपको समझा रहा था। बी में कह रहे हैं डायफ्रैक्शन इज बिटवीन टू स्लिट्स, क्या दो स्लिट्स के दरमियान होती है डायफ्रैक्शन? नहीं सर, लाजमी नहीं है, एक से भी हो सकती है। इंटरफेरेंस इज फ्रॉम वन, इंटरफेरेंस एक स्लिट से भी हो सकती है। लेकिन इसमें डायफ्रैक्शन के बारे में गलत क्या हुआ है, बोथ में अकर फ्रॉम मेनी स्लिट्स, हो सकता है आपके पास दोनों को हम लोग डिफरेंट स्लिट से कर सकते हैं आपके पास, और डी नन ऑफ दीस। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मेरे पास बन जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, वो क्या हो जाएगा कि इंटरफेरेंस दो वेव्स के दरमियान में होती है, जबकि डायफ्रैक्शन एक या मल्टीपल स्लिट से आपके पास हो सकती है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या बन जाता है, ऑप्शन ए, सही है। आओ देखते हैं अगले में क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं हु सेड दैट टाइम इज एब्सोल्यूट, इनमें से किसने कहा था टाइम एब्सोल्यूट है, कि टाइम सबके लिए सेम चलता है, चाहे वो मेरे लिए हो चाहे वो स्पेस में बैठे हुए बंदे के लिए हो। ये बात बोली थी न्यूटन साहब ने। न्यूटन साहब कहते हैं कि टाइम जो है वो एक एब्सोल्यूट है, वो कोई एक्सेस नहीं होता, वो कोई आपके पास वेरिएबल नहीं होता। जबकि आपके पास मेरे बेटे आइंस्टाइन साहब ने अपनी रिलेटिविटी थ्योरी में क्या कहा, टाइम इज रिलेटिव, मेरे लिए अलग चलेगा, जो मुझसे अलग स्पीड पे चल रहा है उसके लिए अलग चलेगा आपके पास टाइम, तो दोनों के लिए अलग अलग सीन होगा आपके पास टाइम का। तो इसका मतलब आइंस्टाइन ने रिलेटिव कहा और एब्सोल्यूट किसने कहा, न्यूटन ने। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन सी, न्यूटन। ठीक हो गया भाई। आओ देखते हैं अगला सवाल क्या दिया गया नस्ट में आपके पास। तो भाई नस्ट के आज के एग्जाम में आपको जो नजर आया सवाल, वो था ये इतना आसान सा, कह रहे इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस व्हिच क्वांटिटी इज वेरिएबल। वेरिएबल कौन सी है इनमें से, टाइम, टेम्परेचर, मास या एटॉमिक नंबर। अब बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, देखने में बड़ा आसान सवाल है ये, कहने को तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन क्या है सर, टाइम भी तो वेरिएबल है, जो नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल के तौर पे यूज होता है आपके पास हर जगह पे, तो यहाँ क्या वेरिएबल होगा फिर। आओ देखते हैं कौन सी क्वांटिटी वेरिएबल होगी। तो ये बात याद रखना कि बेटे जब भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात होगी, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर जो वेरिएबल्स हम लोग आपके पास चेक कर रहे होते हैं, देयर आर थ्री वेरिएबल्स, पी, वी एंड टी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब इनमें से अगर कोई गिवन है तो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, टेम्परेचर। अगर आप याद करो जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपने पढ़े हैं वो इन तीनों को ही सेम रख के पढ़े हैं, आइसोबैरिक प्रेशर सेम है, आइसोकोरिक वॉल्यूम सेम है, आइसोथर्मल टेम्परेचर सेम है। तो इसका मतलब यही तीन वेरिएबल्स हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक हो गया। आओ देखते हैं भाई अगले सवालों में क्या दिया जा रहा है हम लोगों को। अच्छा सर, कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग भी एक साइंटिस्ट है जिनके प्रिंसिपल का नाम है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो हमसे ये कहते हैं, उनकी थोड़ा सर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ लो यहां से आगे पढ़ने से पहले। वो हमसे ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी आपके पास एक रोटेटिंग बॉडी है, तो उस रोटेटिंग बॉडी का जो मोमेंटम है और जो उसकी पोजीशन है, वो दोनों एक साथ नहीं निकाले जा सकते। अगर आप पोजीशन निकाल लोगे तो फिर मोमेंटम निकालना भूल जाओ, और इसी तरह से अगर आप मोमेंटम निकाल लोगे तो फिर पोजीशन निकालना भूल जाओ। कोई एक चीज एक वक्त में फाइंड आउट की जा सकती है, एक पॉइंट पे आपके पास दोनों में से कोई एक चीज फाइंड की जा सकती है, दोनों नहीं फाइंड किए जा सकते। अब सवाल क्या कह रहा है कि भाई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इफ वी नो द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, अगर हम लोगों को पोजीशन पता लग गई तो क्या नहीं पता लग सकती, मोमेंटम नहीं पता लग सकता सर। तो वो आगे पूछा गया व्हाट हैपेंस टू इट्स मोमेंटम, क्या होगा उसके मोमेंटम को, इट्स मोमेंटम बिकम जीरो, नहीं जीरो नहीं होगा, कुछ होगा लेकिन हम निकाल नहीं सकते, हमारे पास प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी नहीं है उसको निकालने की आपके पास। इट्स मोमेंटम कैन बी अननोन, कैन बी नोन प्रिसाइजली टू, क्या निकाला जा सकता है, नहीं सर ये दोनों गलत होगा। प्रिसाइजली, उसको प्रिसाइजली वैल्यू बताना है, नहीं निकाल सकते सर, हाइजेनबर्ग के अगेंस्ट है पूरी बात। सी इट्स मोमेंटम बिकम्स वेरी अनसर्टेन, अनसर्टेन हो जाता है मोमेंटम आपके पास, यानी कि उसको निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, ना निकालने की प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी हो जाती है इसकी। ठीक है, वैसे कहते हैं अनसर्टेन आपके पास। आओ आगे देखें, कह रहे न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट, जहां मुश्किल चीजें फेंकेंगे वहां पे बच्चों वाले सवाल भी फेंकेंगे आपके लिए नस्ट वाले। ठीक है, जाहिर सी बात है एक आध सवाल तो इजी भी देना है यार, तो अब सवाल में इससे ज्यादा आसान मेरे ख्याल से कोई सवाल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आप लोग मैट्रिक क्लास से रट्टे मारते हुए आते हो। क्या न्यूटन ने तीसरे लॉ में क्या कहा था, मैं चमाट मारूंगा तो दूसरा भी मेरे को चमाट मारेगा, यानी कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो सर इसको तो डायरेक्टली आगे बढ़ाएं,
ये तो बच्चों वाले सवाल हैं सर आपके पास। आओ लगा दिए हम लोगों ने कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। सही है। आओ जी आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं पावर फॉर्मूला यूजिंग फोर्स एंड वेलोसिटी इज। सर मुझे नहीं याद, मुझे जो एक फॉर्मूला याद है पावर का वो तो बच्चों वाला वर्क डन पर यूनिट टाइम। अरे बना लो, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। तो पावर क्या हो गया सर, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स प्लस वेलोसिटी गलत, फोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी गलत, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बिकम ऑप्शन सी। सही है भाई। आओ देखें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे वेलोसिटी इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों के साथ क्या होगा अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर दूं। देखो भैया बेसिक लेके चलते हैं। मोमेंटम कितना होता है हमारे पास किसी भी बॉडी का सर, mv होता है। काइनेटिक एनर्जी सर कितनी होती है हमारे पास, हाफ mv² होती है। मोमेंटम छिड़ जाएगा कब, जब वेलोसिटी डबल हो जाएगी। डबल कर दी, 2 को बाहर खींच लो, अंदर बचा mv तो ओरिजिनल मोमेंटम था, तो सर ये तो 2 टाइम्स हो जाएगा आपके पास, मोमेंटम डबल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, छिड़ जाएगी, के डैश हो जाएगी। कब, जब वेलोसिटी को सर डबल कर देंगे और उस पर स्क्वायर भी है। अगर स्क्वायर है तो आपके पास स्क्वायर के साथ जो 2 का स्क्वायर बनेगा 4, उसको मैं बाहर खींच लेता हूं, अंदर बच जाएगा हाफ mv² एंड हाफ mv² वाज आर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब जो छिड़ी हुई काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 गुना हो जाएगी पिछली वाली काइनेटिक एनर्जी का। तो मोमेंटम डबल हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो रही है। सर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं 4 गुना, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स, यस मोमेंटम डबल्स, बिल्कुल सही है। काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी और मोमेंटम भैया 2 गुना हो जाएंगे आपके पास। ठीक है चले तो आगे देखते हैं और नस ने क्या क्या दे दिया आज भैया। मैं ऐसा कह रहे डायमेंशन ऑफ एनर्जी आर, एनर्जी की डायमेंशन निकाल के दिखाओ भाई साहब। अरे सर क्या है यार, ये ले कौन सी एनर्जी की निकाले, जो दिल करे निकाल लो, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल। तो वर्क से निकालो एनर्जी से निकालो, मेरे को कक फर्क नहीं पड़ता, तुम जिस एनर्जी से चाहो निकाल सकते हो। ठीक है चले सर आसानी के लिए काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी से निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ mv²। सही है, हाफ का तो कोई यूनिट है नहीं, मास का क्या होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड, उस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों पे स्क्वायर लगा देते हैं। इसको और अच्छा खूबसूरत से लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। ठीक हो गया। अब डायमेंशन क्या होती है सर, अरे 3 चीजें लिख दो अपने पास, mlt, मास कितना आ रहा है सर 1 आ रही, पावर तो 1 तो लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। लेंथ कितनी आ रही सर, मीटर 2 आ रहे हैं, 2 आ गया। टाइम कितना आ रहा है -2, सो दिस इज द डायमेंशन ml2t-2। है कोई ऑप्शन, अरे सर ये ले बड़ा बड़ा ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी ml2t-2। लेट्स मूव ऑन। अच्छा भाई कह रहे दी एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज। सर अभी आपने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ाया तो उसमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनाया तो हमने Q/V। Q होता है चार्ज जिसका यूनिट होता है कूलम, V होता है वोल्टेज सॉरी जिसका यूनिट होता है वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट को एसआई यूनिट में मेरे बेटे हम बराबर बोलते हैं फेरेड के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फेरेड, वोल्ट नहीं सर, ऑप्शन बी फेरेड विल बिकम आवर करेक्ट आंसर। सही है। और क्या दिया नस्ट वालों ने आज, ये दिया भाई देखो, कह रहे मैक्सिमम रेंज when initial velocity is 4 meter per second take g is equal to 10 meter per second squared। ओके निकालते हैं मैक्सिमम रेंज। सर एक प्रोजेक्टाइल को जब 45 डिग्री पे थ्रो किया जाता है तो वो अपनी मैक्सिमम रेंज देता है, और उस मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है हमारे पास v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, जिसमें v0 इज द इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 डिवाइड बाय g व्हिच इज गिवन टू बी 10, तो इट विल बिकम सर 1.6 मीटर्स। है कोई ऑप्शन सर, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.6 मीटर्स। ठीक है भैया, ये दिया उसके बाद नस्ट ने क्या दिया, कह रहे हैं ओम्स लॉ स्टेट्स दैट। ओम लॉ क्या कहते हैं आपसे, ओम लॉ ए ऑप्शन में कह रहे हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे क्या कह रहे हैं ये तो सर पूरी फिजिक्स खराब कर देंगे। रेजिस्टेंस तो रुकावट है करंट की, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगी करंट उतना कम होगा। ये तो गलत कह रहे हैं सर बिल्कुल, क्योंकि करंट एंड रेजिस्टेंस आर एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, है जितना ज्यादा पावर होगी इसका मतलब ज्यादा वोल्टेज होगा आपके पास। पावर का वोल्टेज के साथ लिंक कैसे बन गया सर, ये तो गलत हो गया। सी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अच्छा सर यहां तक तो बात समझ में आती है,
जितना ज्यादा वोल्टेज, जितनी बड़ी बैटरी लगाते हैं, उतना ज्यादा करंट हमें सर्किट में मिलता है। अक्रॉस द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना लाजमी है। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखोगे तो रेजिस्टेंस छिड़ेगी, और यही ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है कि द करंट इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, कीपिंग द स्टेट वेरिएबल्स कांस्टेंट। अगर आप इन वेरिएबल्स को कांस्टेंट रख लोगे तो आपके पास करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेंगे। एंड लिटरली दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ एज वेल। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास? ऑप्शन सी, करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सही है। वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये गलत है, क्योंकि वोल्टेज और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होती है उतना ज्यादा वोल्टेज वहां पे ड्रॉप होता है। चले आगे देखते हैं सर क्या कह रहे हैं। किरचॉफ्स लॉ आर रिलेटेड टू, किरचॉफ्स लॉ है क्या सर? एक है केसीएल। केसीएल ये कहता है कि एक नोड के ऊपर जितने करंट आ रहे होंगे उतनी ही करंट उसमें से जा भी रहे होंगे, ठीक है। यानी कि करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड आपके पास, ठीक है। केवीएल क्या कहता है कि अगर मेरे एक सर्किट के अंदर डिफरेंट वोल्टेज सोर्सेज हैं और डिफरेंट ईएमएफ सोर्सेज हैं, तो जितनी ईएमएफ सोर्सेज होंगी, जितने प्रोवाइडर्स होंगे, उतने ही रिसीवर्स होंगे, उतने ही वोल्टेज आपके पास ड्रॉप भी होंगे। सही है। तो ये करंट और वोल्टेज की बात कर रहा है केसीएल केवीएल। ए टेम्परेचर हीट फ्लो की, नहीं सर थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी पढ़ ले। बी करंट एंड वोल्टेज इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, जी हाँ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी, करंट एंड वोल्टेज इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ठीक है सर जी। आगे दिखाएं सर, नस्ट क्या दे रहा है आज के दिन आपको? और कह रहे हैं इफ करंट बिकम्स 0.5i, करंट को आधा कर दो, टर्न्स बिकम्स 3n, टर्न्स 3 गुना कर दो, अच्छा, लेंथ बिकम्स 2l, लेंथ को भी डबल कर दो, सब चेंज कर दिया। कह रहे हैं द न्यू मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ अ सोलेनॉइड इज प्रोपोर्शनल टू, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है मेरे बेटे, वो होता है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय एल। आओ वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखो म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, तो अगर मैं कांस्टेंट हटाऊं तो यहाँ पे प्रोपोर्शन लगा देते हैं, सही, क्योंकि सवाल प्रोपोर्शन के ऊपर बात कर रहा है, प्रोपोर्शनल के ऊपर बात कर रहा है। म्यू नॉट हटा दिया, एन, एन कितना हो गया? 3n हो गया सर। आई, आई कितना हो गया सर? 0.5i हो गया सर, ठीक है। और आगे क्या, लेंथ कितनी हो गई सर? 2l हो गई है, ठीक हो गया। अब क्या बनेगा आपके पास? आओ चेक करते हैं ना क्या बनेगा। अगर मैं इस पॉइंट को काटूं तो नीचे क्या आ जाएगा? एक 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बनेगा सर? 5 1 5, 5 4 20, तो ये बन जाएगा सर हमारे पास 3ni डिवाइडेड बाय 4l। देख सकते हो 3ni डिवाइड बाय 4l, तो b किसके प्रोपोर्शन हो गया? 3ni डिवाइड बाय 4l। ढूंढ लो। अरे सर a में ही लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3ni डिवाइडेड बाय 4l। सही हो गया। आओ देखते हैं और क्या दे रहे हैं नस्ट वाले आज हमें। कह रहे हैं 2 बॉक्सेस ऑफ मैसेज 10 kg आर कनेक्टेड बाय अ रोप। सही है। एक रस्सी ली, रस्सी की एक तरफ एक 10 किलो का मास लटका दिया, दूसरी तरफ एक और 10 किलो का मास लटका दिया। पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट बोथ बॉडीज हैंग वर्टिकली। अच्छा सर, ये कहानी है कुछ भाई। एक पुली है हमारे पास, इसके ऊपर से एक रस्सी गुजर रही है, और दोनों तरफ हमारे पास 10 किलो का बॉक्स लटका हुआ है आपके पास, दोनों तरफ। यानी कि जो दोनों मासेस हैं M1 और M2, दोनों की वैल्यू बराबर और कितनी है? 10 kg है। अब बोलने टेंशन निकाल के दिखाओ। ऐसे केस में मेरे बेटे जब दोनों बॉडीज हमारे पास वर्टिकली हैंग कर रही होती हैं, तो टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। आओ वैल्यूज पुट करें। 2 मास 1 भी कितना है? 10, मास 2 भी कितना है? 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कितने हो जाएंगे? 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? g से, विच इज 9.8। डन हो गया सर। अब देखें 10 प्लस 10 तो हो जाएंगे 20। सही है। कितने हो जाएंगे हमारे पास? 20 हो जाएंगे। अगर 10 प्लस 10 आपके पास 20 हो रहे हैं और ऊपर 2 10 से गया 20, 20 से 20 कटा गया। सही हो गया सर। पीछे क्या बचा? 10 इंटू 9.8, तो सर 10 इंटू 9.8 तो ईजी है। कितना हो जाएगा ये? 98 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर हमारे पास? ए नहीं है, बी नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 98 न्यूटन हमारे पास। ठीक हो गया। तो दैट्स हाउ यू सॉल्व टेंशन क्वेश्चंस लाइक दिस। और क्या दिया सर नस्ट ने? नस्ट ने आज नेट 1 में ये सवाल भी दिया। ये सवाल मैं इससे पहले भी करवा चुका हूं, एक दफा पहले भी देखा गया मेरे बेटे ये क्वेश्चन। कह रहे द राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन, राइट हैंड रूल इनमें से किसको यूज फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है? डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज। सर वोल्टेज तो स्केलर क्वांटिटी नहीं थी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसकी डायरेक्शन कहां से आ गई? डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ भी सर आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। सी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। चेक करते हैं। मान लो मेरे पास एक तार है जिसमें करंट जा रहा है ऐसे, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो वो कैसे बताएंगे?
सर राइट हैंड रूल से। लेट्स से दिस इज द कंडक्टर, इसके अंदर करंट कहां जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं उस डायरेक्शन में अपने थंब को रख दूंगा एंड द कर्लिंग ऑफ माय राइट हैंड फिंगर्स विल टेल मी कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी हमारे पास वो कुछ इस तरह से आएगी, आती है बात समझ में, इस तरह से घूमती हुई आएगी हमारे पास। तो इसका मतलब राइट हैंड रूल तो हमें सर मैग्नेटिक फील्ड बताता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड। रेजिस्टेंस की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, तो बाकी तो सभी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। सही है भैया, चलिए आओ और देखें नस्ट वालों ने क्या फेंका आज हमारे सर पे। कह रहे प्लास्टिक इज यूज्ड एज अ किचन यूटेंसिल बिकॉज दे आर किचन यूटेंसिल हैंडल। सॉरी, देखो आपने नॉर्मली ये चीज नोट करी होगी, आपके घर के अंदर जितने भी पतीले शतीले होते हैं, कुछ भी होता है, उनके हैंडल्स, इवन प्रेशर कुकर्स यूज करते हैं, उनके हैंडल प्लास्टिक के होते हैं। व्हाई इज दैट सो? आप पूरा खाना बना लो, वो जो एल्यूमिनियम का स्टील का बर्तन है उसमें उंगली नहीं लगा सकते आप, चूल्हे पे रखा हो तो वो इतना गर्म होता है क्योंकि इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दे आर मेटल्स एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। व्हाई प्लास्टिक हैंडल्स सर? प्लास्टिक हैंडल्स इसलिए क्योंकि वो फिर हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, वो हीट को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते। करते तो है, मतलब इतना ज्यादा नहीं करते आपके पास, या फिर ये कहा जा सकता है कि दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और गुड कंडक्टर्स का ऑपोजिट होता है इंसुलेटर्स। आपके पास जो हीट को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देते उन मटेरियल्स को हम कहते हैं इंसुलेटर, एंड प्लास्टिक इज अ वेरी गुड इंसुलेटर। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन प्लास्टिक, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन द यूटेंसिल हैंडल्स, ताकि आप उसको इजीली हैंडल कर सको जब आप कुकिंग कर रहे हो अपने पास। तो सिंपल आंसर है सर गुड कंडक्टर या गुड इंसुलेटर? सर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, गुड इंसुलेटर्स। ठीक है, आओ जी आगे देखें और क्या कह रहा है नस्ट आपसे आज के दिन। कह रहे हैं सबसे बच्चों वाला सवाल, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 30,000 kg इज, ये कॉमा लगा देता हूं ताकि पढ़ने में आसानी हो। 30,000 kg, 30,000 kg, इतने सारे केजी हैं, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ इसमें। कहने बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है कि अगर कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ आपके पास तो जितने भी हमारे पास नॉन जीरो नंबर्स हैं दे आर ओनली सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो कितने हैं सर? 4 तो अन्य, नॉन जीरो एक 3 है, तो ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर, इसका मतलब। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 5 कुछ नहीं सर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अरे बाबा आप कहां चले गए, चले जस्ट अ सेकेंड। चले जी, तो यहां पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी 1। सही है सर जी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी 1। नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे देखते हैं भाई आपके पास और क्या है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती क्या? देखो आपके पास जब कोई भी हमारे पास पार्टिकल एक पॉइंट से रोटेट करके दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है तो उसने आपके पास कितना एंगल मूव किया होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, उसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक कह रहा है चेंज इन लीनियर पोजीशन पर यूनिट टाइम। नहीं सर, लीनियर पोजीशन पर यूनिट टाइम को तो लीनियर वेलोसिटी कहा जाता है, तो ये तो नहीं हो सकता। बी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी तो सर एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगी आपके पास। सी द एंगल थ्रू विच अ बॉडी मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, द एंगल थ्रू विच अ बॉडी मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, तो यही तो है सर डेफिनेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन सी, द एंगल थ्रू विच अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एंगल के अंदर कितना फासला कवर किया जा रहा है, उसका सिंपल मतलब क्या है कि कितना एंगल कवर हुआ है आपके पास यहां पे। ठीक हो गया भैया, आए सर और दिखाएं कुछ। देखें तो और ये है भाई आपके पास सवाल में कह रहे हैं इन द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, जो कि होता किसका है? जो होता है मेरे बेटे उन तारों के लिए आपके पास जिसमें से करंट गुजर रहा होता है, और चूंकि करंट गुजर रहा है तो इनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और इन तारों को अगर हम उठा के किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाके रख दें तो वो मैग्नेटिक फील्ड इन तारों पे फोर्स लगाती है। कितनी फोर्स लगाती है? बिल साइन थीटा लगाती है। सवाल क्या कह रहा है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो अब बताओ फोर्स कितनी लगेगी? निकालते हैं सर, फॉर्मूला भी तो दिया हुआ है, बिल साइन 90, साइन 90 तो सर 1 होता है, तो फोर्स कितनी हो जाएगी? सिंपली बिल, जिसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट कैरिंग कंडक्टर सच एज इन दिस केस,
तो इस पे मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगी आपके पास, विच इज इक्वल टू बिल। ओके सर, तो जीरो तो नहीं होगी सर, कितनी हो जाएगी? ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट ऑप्शन, विच इज बिल। ठीक हो गया, तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बिल। तो ये थे वो कुछ एमसीक्यूज मेरे बेटे जो कि आज की नेक्स्ट के पेपर में डे 7 में 28 ऑफ नवंबर को जो हमारे पास एग्जाम हुआ, इसमें ज्यादातर देखे गए। अब ये ज्यादातर जो आपके पास क्वेश्चन है मेरे बेटे, मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, ये वेरिएबल तमाम चैप्टर से लिंक होते हुए आए। और ये मजे की बात आपके पास एक और क्या, कि आपके पास हमारे बैच के अंदर इस वक्त आपके पास मेरे बेटे तैयारी नेट 1 से पहले इन सब की करवाई जा चुकी थी। नेट 1 से पहले पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा हुआ कि हमारे बैच के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने आपके पास नेट 1 से पहले कंप्लीट इंटरमीडिएट कोर्स, या फिर ज्यादा बेहतर है कहना कंप्लीट एप्टीट्यूड कोर्स की तैयारी करवा दी थी इन बच्चों को, जिसकी वजह से मेरे बेटे मल्टीपल 140s 150s एंड 160s के स्कोर हमारे पास बैच में भी नेट 1 के अंदर देखे गए। ठीक है, और अगर आप भी इसी तरीके से नेट 2, 3 या 4 के अंदर एक अच्छे स्कोर के ख्वाहिशमंद हो मेरे बच्चे, तो मैं आप लोगों को यह जरूर बोलना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिटेल्स देखो प्रॉपर्ली कि किस तरह से बैच को ज्वाइन करना है, बैच को कंपेयर करो, देखो क्या क्या चीजें आपको उसके अंदर मिल रही हैं, फिर अपना फैसला लो। और जितनी भी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, दे आर टू इन द लोवेस्ट प्राइस पॉसिबल इन ऑल ओवर पाकिस्तान, विच इज 8,000 रुपीज ओनली। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह ताला अगर आपको इसका फायदा होता है तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी बैच के अंदर। अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड, सैयद अंजला बुखारी साइनिंग ऑफ। सेकंड नंबर के ऊपर आप लाजमी तौर के ऊपर, अगर आपके नेट 1 में जो भी स्कोर आया, नेट 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट करें। नेट 1 में स्कोर कम आना एक नेचुरल बात है, पहली दफा बच्चा टेस्ट देता है। किसी भी नेट के अंदर किसी भी पार्ट का सिलेबस ज्यादा है कम नहीं आता, आपके पास मिक्स सिलेबस होता है फर्स्ट और सेकंड ईयर के एफएससी का, एप्टीट्यूड का। तो रिमेंबर दिस थिंग, तैयारी पूरी करनी है। तो आपको बैजेस के अंदर क्या खास बात मिलती है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती, मैं वो डिफाइन कर देता हूं। भाई बैजेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है जो आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स आप लोगों का कवर होता है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स होते हैं, मल्टीपल फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल टीचर्स आप लोगों को चीजें कवर अप करवाते हैं और कंप्लीट वीक के ऊपर क्लासेस आपकी एक्सपेंड हो रही होती हैं। अब कोई बच्चा अगर वीक डेज पे बिजी है तो वीकेंड की क्लासेस को ले ले, कोई वीकेंड पे बिजी है तो वीक डेज के ले ले। बट अगर आप चाहते हो कि नेट 2 तक कंप्लीट कोर्स कवर हो तो आपने कंप्लीट वीक की क्लासेस को लाजमी लेना है। सेकंड नंबर के ऊपर जो भी लाइव क्लास होती है बेटा, ये हमारे स्पेशलाइज एलएमएस पोर्टल के जरिए होती है और बहुत जल्द आप लोगों को ऐप का इंशाल्लाह ताला एक्सेस भी मिल जाएगा। तो ये एलएमएस पोर्टल के जरिए होती है। एलएमएस पोर्टल को सिर्फ वही बच्चा ज्वाइन कर सकता है अपने आईडी पासवर्ड के जरिए जो हम प्रोवाइड करते हैं, वहीं से आप लाइव क्लास को लेते हो और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को प्रॉपर्ली प्रोवाइड की जाती है। सेकंड नंबर के ऊपर जो हमारा सबसे खास फीचर है कि भाई लाइव क्लास के अंदर टीचर जो भी टॉपिक कवर अप करवाएगा, जो भी टॉपिक आपको लाइव क्लास के अंदर टीचर कवर करवाएगा, हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं, जो भी टीचर आपको क्लास में टॉपिक कवर करवाएगा वो उसका प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस मटेरियल खुद प्रोवाइड करेगा। आपको खुद से कोई चीज परचेज करने की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी और उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। क्लास में जो टॉपिक कवर होगा, लेट्स सपोज इंटीग्रेशन कवर हुई, उसके 400 क्वेश्चन की 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट मिल गई और फिर उस प्रैक्टिस शीट के अंदर टॉपिकल वाइज क्वेश्चन मौजूद होंगे जिसको हम टीपीपीस कहते हैं, टॉपिकल पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस 400 पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के उसमें पास्ट पेपर से क्वेश्चन मौजूद होंगे, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मौजूद होंगे। और फिर जो हमारे एक तीसरे मेंबर होते हैं जो फैकल्टी के हर सब्जेक्ट के, जिनका नाम होता है टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर, उनका काम होता है उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। इसी तरीके से आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं और उन टेस्टों का प्रॉपर्ली अगेन वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। और ये टेस्ट सिर्फ एक दफा कंडक्ट नहीं होते, आप लोगों के वीकली टेस्ट अलग होते हैं, यानी कि वीकली टेस्ट का सिलेबस आपके पास अलग होता है। इसके अलावा जब एक महीना कवर हो जाता है तो फिर ग्रैंड टेस्ट आपके अलग होते हैं, जब तक जितना कंटेंट उस तक कवर हुआ उसका टेस्ट होता है। इसके अलावा आपके हर यूनिवर्सिटी से पहले उसके स्पेशलाइज्ड एफएलपीज कवर अप होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को सबसे ज्यादा जो फायदा मिलता है वो मॉक टेस्ट मिलते हैं आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से कवर हो रहे होते हैं। तो इतनी ज्यादा बड़ा प्रैक्टिस जोन आपको मिलता है, तो अगर फिर भी अच्छे नंबर नहीं लेकर आओगे तो फिर क्या करोगे? ये सारी फायदा आप लोगों को होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे फायदेमंद चीज जो यहाँ पे होती है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग तो मिल रही है, साथ साथ आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है कि इन केस अगर कोई बच्चा खुद से कोई टॉपिक कवर करना चाहता है तो वो भी आप कवर कर सकते हो, तो आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। इस बैच का फायदा ये होगा, क्या फायदा होगा भाई? नॉर्मली इदारों के अंदर ये होता है कि उनके जो बैचेस होते हैं वो 3 महीने 4 महीने में खत्म हो जाते हैं एक दफा की फीस के बाद। हमारे बैचेस के अंदर आप जो फीस पे करोगे ये पूरे एकेडमिक ईयर की होगी, अगस्त 2026 तक ये वैलिड होगी। इसके अंदर फायदा क्या होगा कि भाई लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैथ्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं आपको मैथ्स और प्रोफेसर हाशिम भी, सही है ना भैया? तो जैसे ही प्रोफेसर हाशिम लेट सपोज सेकंड एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर आफ्ताब आपको फर्स्ट एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ही सेकंड एप्टीट्यूड मैथ्स सर हाशिम कंप्लीट करवाएंगे वो फर्स्ट एप्टीट्यूड पे चले जाएंगे, फर्स्ट ईयर सर आफ्ताब कंप्लीट करवाएंगे सेकंड पे चले जाएंगे।
टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर ये पैटर्न चलता जाएगा। तो आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर हो रहा है लाइव क्लासेस के अंदर। आपने लेट सपोज किसी कॉलेज की वजह से, किसी कोचिंग की वजह से, एकेडमी की वजह से लाइव क्लास नहीं ले सके, मिस हो गई, वो दोबारा टॉपिक भी कवर होगा, सेम प्रोफेसर भी कवर करवाएगा, दूसरा टीचर भी कवर अप करवाएगा। प्रोफेसर बिलाल भी आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल हमारे इदारे का हिस्सा है। प्रोफेसर आफ्ताब एचओडी हैं भैया मैथमेटिक्स के, कॉमिक्स कॉलेज का बड़ा मशहूर कॉलेज है। प्रोफेसर एहतशाम इंग्लिश के हैं, सही है ना। मिस दोहा जैन है बिजनेस की तैयारी के लिए। सैयद बिलाल साहब हमारे पास मौजूद है बिजनेस यूनिवर्सिटीज की तैयारी के लिए। अप्लाइड साइंसेस के अंदर केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर शहरियार भी हैं और प्रोफेसर आपके पास साद अक्कार भी हैं। तो भाई आप लोगों का कंप्लीट कोर्स कवर होगा। बायोलॉजी के लिए आपके पास प्रोफेसर शहरियार, प्रोफेसर शाफे मौजूद हैं जो कि खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं। तो भाई आप लोगों की, आप पाकिस्तान की किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर साइंस की तैयारी कवर कर रहे हो तो आपको जो बैच मिलता है वो नेट ई-कैट का मिलता है। आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो, बी-कैट के बैच में आते हो। आप अप्लाइड साइंसेज या एमडी-कैट की तैयारी कर रहे हो तो एमडी-कैट के बैचेस के अंदर आते हो। तो बताने का मकसद ये कि आपके तमाम टॉपिक्स मल्टीपल टाइम्स कवर होते हैं। भाई ये तमाम फैसिलिटीज आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकती, यूट्यूब पे कोई गाइडेंस नहीं मिलती। इसके अलावा सबसे बढ़कर आप लोगों को, अब आप देखते होंगे कि हमारे एक स्पेशलाइज्ड टीम है, उस टीम के अंदर प्रॉपर्ली आपके पास कोऑर्डिनेटर का एक्सेस अवेलेबल है। भाई आपको अपना कोई एकेडमिक शेड्यूल डिजाइन करवाना है, कोई इशू है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टाइम टेबल का इशू आ रहा है, कोऑर्डिनेटर का नंबर गिवन है, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेटर डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को सबसे खास फीचर जो हमारे बैचेस के अंदर मिलता है, भाई लाइव क्लासेस तो आप लोगों की हो रही हैं, मगर सबसे खास फीचर क्या है, आप लोगों की लाइव डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं। ये पाकिस्तान की किसी इदारे के अंदर फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। लाइव डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि भाई लेट सपोज अगर कोई बच्चा है जिसने कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहा था, कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल फंक का किसी भी किताब का आप सॉल्व कर रहे थे, आप कहीं फंसते हो, आपकी हर हफ्ते हर सब्जेक्ट की डाउट क्लास अलग से, जो नॉर्मल क्लास का अलग है, नॉर्मल क्लास का अलग है। और ये जो हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर जैसे मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन है, वो लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करेंगे। ही इज अ वेरी सीनियर एप्टीट्यूड प्रोफेसर। तो वो उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि तमाम टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन बनाना, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन बनाना, इसके अलावा लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करना। अगर एक हफ्ते में प्रोफेसर आफ्ताब के, प्रोफेसर हाशिम की क्लासेस अलग होंगी, दोनों का प्रैक्टिस मटेरियल अलग होगा, दोनों का वीडियो सॉल्यूशन डिजाइन करना, दोनों की लाइव डाउट क्लास को कंडक्ट करना। हर सब्जेक्ट में ये सिनेरियो, जैसे कि प्रोफेसर उस्मान हमारे पास मौजूद है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर दूसरे प्रोफेसर मौजूद हैं, बायो के अंदर दूसरे मौजूद हैं, इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम ही खुद अपनी डाउट क्लास भी कंडक्ट कर रहे होते हैं। मिस जोहा जैन आपको मिलती है बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी के बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए। इसके अलावा ना सिर्फ ये, बल्कि आपके सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप अलग होते हैं। सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग जो है ना बारी बारी जो मैसेज कर रहे होते हैं लोगों को, भाई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, तो आप लोगों के स्पेशलाइज्ड बैच के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम अलग है। अब आप सोचो कि यार 8,000 रुपए फीस ले रहे हैं तो कितना चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि भाई वहां पे डाउट टीम हमारी अलग है। ये डाउट टीम टीचर्स की नहीं है, वो जूनियर टीचर्स होते हैं जो कि भैया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, अच्छी यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए, वो हमारे डाउट टीम में मौजूद हैं। वो टीचर नहीं है, वो डाउट टीम में। क्या आपकी कोई क्वेरीज है जो व्हाट्सएप पे पूछना चाहते हो, वहां पे पूछ सकते हो। तो सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाउट टीम अलग होती है। तो आपको ये तमाम फीचर्स मिल रहे हैं। अगर ये फीचर्स यूट्यूब पे कहीं मिल जाए बेटा तो हमें भी बता दीजिएगा, हम भी वहां से कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल बेतहाशा बच्चे बैचेस में आते हैं हर साल और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि भैया नेट 2 की, नेट 3 की, नेट 4 की, ई कैट की, या फिर एमडी कैट की, या बी कैट की, या नस बिजनेस स्कूल की, या फिर फास्ट यूनिवर्सिटी की, एनईडी की, मेहरान की, आईबी की, लम्स की, जीआईके की, एनटीएस की, किसी भी यूनिवर्सिटी का तैयारी कवर करना चाहते हो, आपके स्पेशलाइज्ड बैचेस होंगे जिन बैचेस में एफएलपीज भी कवर करोगे, मॉक टेस्ट भी कवर करोगे, पास्ट पेपर्स भी कवर करोगे। उसके लिए बैच का हिस्सा लाजमी तौर पर बनना ही बनना है। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।